हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग कुमार और मैं आज आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है और जो भी आपकी क्वेरीज थी उनको मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR जिसको बोलते हैं हम वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं UPSC वेबसाइट पर। जैसे ही आप UPSC वेबसाइट के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा। इस पोर्टल में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ UPSC यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा सा पोर्टल खुलता है। इस पोर्टल में आप पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे पहली बार कहीं UPSC से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा सा पोर्टल आपको दिखेगा जिसमें आपको नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना रहेगा, अपनी बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जो OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। इसको आपको काफ़ी केयरफुली फिल करना होता है क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक ही बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं बताऊंगा आपको। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन रेडी होने के बाद आपको वापस से UPSC पर जाना है। UPSC पर क्लिक करेंगे, अगेन सेम पोर्टल ओपन होगा, अगेन सेम लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगेन इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक नहीं करना है। अब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इसमें आपको ईमेल आईडी अपना डालना है और उसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक ईमेल आईडी पर OTP आएगा, तो उसको आपको यहाँ पर नोट करना है और कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल ओपन होगी जिस पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन करके रहेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी एग्ज़ाम अगला जो आने वाला होगा वहाँ पर आपको शो कर जाएगा। जैसे मेरे में अभी मैंने ट्राई किया था, उसमें कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन आ रहा है। इसमें आपको अब पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि OTR आपका करेक्टली फिल किया है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो पार्ट 1 पर क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको आएंगे। नीचे जाकर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप इन इंस्ट्रक्शंस पर जैसे ही एग्री करेंगे, उसके बाद आप अपने फॉर्म में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अब आते हैं मॉडिफिकेशन पर। तो मॉडिफिकेशन आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम में। जैसे अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं UPSC से इस बार, तो अगर आप CMS के लिए कर रहे हैं तो आप 7 मई तक अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट बार। अब चलिए आपकी क्वेरीज पे आते हैं। सबसे पहली थी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए या फिर किस ड्यूरेशन के दौरान ही EWS का बनना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर EWS आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के लिए। और ये आपका कब बनना चाहिए? ये 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में बनना चाहिए। एंड रिगार्डिंग OBCs, तो इसमें आपका फाइनेंशियल ईयर 21 टू 22, 22 टू 23 एंड 23 टू 24। और इसको भी कब इशू होना चाहिए? 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अब EWS का किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो इसमें आपका ग्रॉस एनुअल इनकम देखते हैं, आपका और फैमिली, पूरी फैमिली का देखते हैं। अब इसमें फैमिली का मतलब क्या है? इसमें जो भी बेनिफिट सीख कर रहा है, जैसे आप हो जाएंगे उसमें, प्लस आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स बिलो एंड अबव द 18 ईयर जो भी है, और उसके बाद आपका कोई स्पाउस है तो, और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो इन सबको मिलाकर आपकी फैमिली की इनकम देखी जाएगी। आपके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट से कम, और रेजिडेंशियल प्लॉट है तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम, और कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड से
अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज़, तो उससे कम होना चाहिए। आप लोगों की नेक्स्ट क्वेरी थी कि क्या रिज़ाइन करने के बाद आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार रिज़ाइन कर दिया तो उसके बाद आपको फिर से ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अगेन आपको ज्वाइन करने के लिए फिर से CMS एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर से कैडर लॉट होगा, उसके बेसिस पर सिटी मिलेगी, फिर अगेन देन सेम प्रोसेस रिपीट होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने रिज़ाइन कर दिया तो अगेन आप जाकर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। रिगार्डिंग FMG, आप रिटर्न दे सकते हैं विदाउट FMG सर्टिफिकेट, बट अगेन इंटरव्यू से पहले जो डेफ फिल करेंगे उसमें आपको FMG सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेफ फिल करने से पहले आपके पास FMG सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगली क्वेरी थी कि इंटर्नशिप के साथ दे सकते हैं या नहीं। इंटर्नशिप के साथ देना परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि आपकी जब तक ज्वाइनिंग होती है, जब तक MBBS फिनिश होती है, तब तक आपकी ज्वाइनिंग की डेट आ जाती है। तो लगभग विद इन 1 और 2 मंथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टेट कॉलेज की बात करें तो आई थिंक मार्च में ही वो सब ख़त्म करते हैं आप अपना MBBS, और अगर आइनाइज की बात करें तो वहाँ पर दिसंबर में ही हो जाता है। पर स्टेट में होकर अगर आप मार्च में हो रहा है तो वो परफेक्ट है, क्योंकि ज्वाइनिंग CMS की अराउंड मई टू जून में ही होती है। तो अगर उस टाइम तक आपके पास डिग्री वगैरह सब है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो वो परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि आप जैसे ही MBBS ख़त्म करके बैठेंगे विद इन 1 to 2 मंथ्स आप ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे। आप यहाँ लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का शेड्यूल देखिए। लास्ट ईयर का एग्ज़ाम 16 जुलाई 24 को हुआ था, और इसका फाइनल रिज़ल्ट इंटरव्यू के बाद मिलाकर यह आया था आपका 8 दिसंबर। और इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होने में आराम से 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो और लंबा समय लग सकता है। इसमें से सबसे जल्दी जो ज्वाइनिंग होती है वो CGHS कराता है कैटेगरी 1, लेकिन अगर कैटेगरी 2 में बात करें रेलवे MCD तो ये थोड़ा डिले करते हैं, तो इसलिए आपको और टाइम मिल सकता है। और मान लीजिए CGHS में भी नहीं होता है तो आप एक मेल डाल सकते हैं या हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम के लिए मांग सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं अवेलेबल कराऊंगा, देन आई विल बी रेडी फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट डाउट था कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, तो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं होता है। इसके लिए आपको अलग से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, जो कि 20% ऑफ बेसिक पे होता है, और वो अराउंड आता है 11,200। नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स। तो अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हैं? अटेम्प्ट्स आप अनलिमिटेड दे सकते हैं जब तक आपका एज लिमिट क्रॉस नहीं हो जाता है। एज लिमिट कितना होता है? एज आपकी 1 अगस्त 24 को 32 ईयर्स होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। जिसका मतलब है कि यू शुड बी बॉर्न ऑन और बिफोर ऑन और एंड आफ्टर 2 अगस्त 1992, इसके बाद ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC है तो 3 ईयर्स, एंड अगर PWD हैं तो 5 to 10 ईयर्स। एक्स सर्विस मैन के लिए 5 ईयर्स रहता है। PWBD में आपका हियरिंग डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपको अप टू 10 ईयर्स मिल जाता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो फ़ी होती है वो UR एंड OBC के लिए 200, बाकी जो एग्जामिशन है जिसके लिए फ्री होती है वो SC ST PWBD एंड फीमेल, इन लोगों के लिए फ्री होती है। नेक्स्ट क्वेरी कि सोर्स क्या था। सोर्स कहाँ से पढ़ना है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो भी आपने अपने MBBS के टाइम पर सोर्सेज पढ़े हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं को लेके चलें, या फिर आप जो भी नीट PG के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी साथ में, तो उन्हीं सोर्स को लेना है। बस आपको PYQ के साथ जोड़ के चलना है। PYQs कहाँ मिलेंगे आपकी अगली क्वेरी आ जाती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि PYQs कहाँ है, PYQs कहाँ है, बता देता हूँ आपको। UPSC की वेबसाइट पर ही आपको PYQs अवेलेबल हो जाएंगे। आपको UPSC की वेबसाइट पे जाना है, या फिर आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर आप UPSC CMS, सपोज़ कीजिए आपको 2022 के लिए चाहिए तो 2022 ये आपको टाइप करके सर्च करना है।
जैसे ही फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी, जो लिंक आएगी, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको वो डायरेक्ट उस पेज पर ट्रांसफ़र कर देगा। लाइक यार UPSC CMS 2023 हम लास्ट ईयर के लिए देखते हैं। सर्च किया हमने, फर्स्ट जो आएगा उस पर हम क्लिक क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का पूरा दिख जाएगा शेड्यूल। इसमें आपको आंसर कीज़ भी मिल जाएंगी और इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको हर ईयर का डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से आप किसी भी ईयर का डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंपाइल कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। आप इस तरह से एक बार PYQ सर्च कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दीजिए। ठीक है, मैं उसको भी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट यहीं पर प्रोवाइड कर दूँगा। उसी के साथ आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट जो कैडर्स होते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के साथ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। इसी के साथ अभी के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर इट।